तो लॉकडाउन लगा। लॉकडाउन के दौरान हम सभी घर में कैद हो गए थे। बिल्कुल। उस समय मुझे ऐसा लगा कि मैं घर में बैठे बैठे समाज के लिए क्या कर सकता हूँ। तो मुझे लगा कि कुछ ऐसी चीज़ लिखो जो लोग पसंद भी करें और उससे लोगों को वो भी नसीहत मिले कि इस दौरान हमको कोरोना से कैसे बचना है। तो मैंने कोरोना चालीसा लिखा पहले तो। गूगली स्पेशलिस्ट अब्दुल कादिर, जिससे पूरी दुनिया के बैट्समैन खौफ खाते थे, अब्दुल कादिर उसके पास आए। ये मैच मैंने खुद देखा है टीवी पे। अब्दुल कादिर उसके पास आता है और आकर के बोलता है कि तुमने मुश्ताक को तो छक्के मार दिए, मुझे मार के दिखाओ फिर मैं जानूं। सचिन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि बहुत शांत स्वभाव का, उसने कोई रिएक्शन नहीं दिया। उसने बैट पकड़ा और अब्दुल कादिर के उस ओवर में, देखिए मोटिवेशनल स्पीकर ऐसे कोई मेरा पैशन नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैंने पास्ट में बहुत सी ऐसी चीज़ें की हैं जो गलत थी और मैंने वो छोड़ा जी। आप ऐसा सवाल पूछते हैं कि सारे राज खुल जाएंगे आज, मुझे ऐसा लगता है। खैर, अब जबकि मैं सुधर चुका हूँ कुछ जगहों पे, तो मैं बता भी देता हूँ। मैंने पेरेंट्स को भी बताया, अभी कुछ समय पहले ही बताया कि मुझे MBA के दौरान स्मोकिंग की आदत हो गई थी और ये पूरी दुनिया जानती है कि वो पूरी तरह से संलिप्त है उस एक्टिविटीज के अंदर में और खुद भी त्रस्त है उससे। ऐसा नहीं कि सिर्फ पूरे विश्व को परेशान कर रहा है, वो खुद भी उससे त्रस्त है। तब मैंने ये कुछ पंक्तियां लिखी थी जिसको कि आप पाकिस्तान का नया राष्ट्रीय गीत कह सकते हैं, जो भारत में लिखा गया है। मैं वो सुना देता हूं आपको। जय हिंद, वंदे मातरम। एक्सपोज टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं मोनेश श्रीवास्तव। कलम से जब स्याही बिछड़ती है तो इतिहास रचती है। जब मन की भावनाएं कलम का साथ पकड़ती हैं तो साहित्य रचती है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे साहित्यकार से जो काशी के रहने वाले हैं और भोपाल में रहते हुए साहित्य जगत में इतना बड़ा नाम उन्होंने कमा लिया है कि देश विदेश में उनकी रचनाएं सुनी जाती हैं, देखी जाती हैं। गज़ल लिखते हैं और दोहे लिखते हैं। गज़ल लिखना कितना आसान है, कितना कठिन है, और दोहे आप क्यों लिखते हैं, जो विधा शायद पुरानी कही जाती है, वो आज आप उसको लेके साथ आगे बढ़ रहे हैं। साहित्य जगत में आपने क्या उपलब्धियां हासिल की हैं, साहित्य जगत को आप क्या दे रहे हैं और आपका खुद का क्या स्ट्रगल रहा है, इस पर हम बात करेंगे जाने माने साहित्यकार मनीष बादल जी से। मनीष बादल जी ने पिछले दिनों कोरोना को लेके कुछ लाइनें लिखी थी जो पूरे भारत में वायरल हुई थी। उसके साथ आपने सचिन तेंदुलकर, आप सचिन तेंदुलकर के बहुत बड़े फैन हैं और आपने सचिन पर एक चालीसा की रचना की थी जो भी खासी चर्चा में आई थी। तो आइए बात करते हैं मनीष बादल जी से। मनीष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक्सपोज टाइम्स में। बहुत धन्यवाद। मनीष जी, जैसा आप साहित्य की दुनिया में छाए हुए हैं, आपकी कोरोना पे कुछ पंक्तियां थी जो वायरल हुई थी पिछले कुछ दिनों, और सचिन तेंदुलकर के आप बड़े फैन हैं और उनके ऊपर आपने कुछ पंक्तियां ली थी। सबसे पहला मैं इसी से शुरू करूंगा, ये दो चीज़ों पे, जो चीज़ें वायरल हुई थी उसका बैकग्राउंड क्या है और कैसे आपके मन में आया। देखिए, 2020 मार्च में कोरोना पूरी तरह से भोपाल के अंदर और पूरे भारत के अंदर फैल चुका था। तो लॉकडाउन लगा। लॉकडाउन के दौरान हम सभी घर में कैद हो गए थे। बिल्कुल। उस समय मुझे ऐसा लगा कि मैं घर में बैठे बैठे समाज के लिए क्या कर सकता हूँ। तो मुझे लगा कि कुछ ऐसी चीज़ लिखो जो लोग पसंद भी करें और उससे लोगों को वो भी नसीहत मिले कि इस दौरान हमको कोरोना से कैसे बचना है। तो मैंने कोरोना चालीसा लिखा पहले तो। वो चालीसा बहुत वायरल हुआ, पूरे देश विदेश में लोगों ने उसको शेयर किया। पूरी उसमें 40 चौपाइयाँ और 3 दोहे, पहले 2 दोहे, फिर 40 चौपाइयाँ, फिर 1 दोहा, पूरे व्याकरण के साथ। जो चौपाई का व्याकरण होता है जिसमें 16-16 मात्राएं चलती हैं, जो दोहे का व्याकरण होता है जिसमें 13-11 की मात्राएं चलती हैं, उसके अलावा भी जो व्याकरण होता है उन सबका ध्यान रखते हुए वो लिखा। बड़ी गेयता थी उसके अंदर, तो वो बहुत तेजी से वायरल हुआ। शायद आपके पास भी अगर आया होगा कोरोना चालीसा, तो वो निश्चित रूप से मेरा कोरोना चालीसा पहुंचा होगा। तो उससे लोगों को काफ़ी नसीहत भी मिली कि क्या क्या चीज़ उसमें करना, उसमें कोरोना का स्टार्ट कैसे हुआ, उससे हमको फाइट कैसे करना, सारी चीज़ें उसके अंदर है।
उसके बाद जब ये मेरा बहुत ज़्यादा वायरल हुआ तो फिर मैंने एक कोरोना भगाओ आरती भी लिखा जी। जिसमें कि हमने 6 पैराग्राफ के अंदर कोरोना से हमको कैसे फाइट करना है, कोरोना को हमको कैसे भगाना है, ये उसके अंदर लिखा था। ये भी बहुत वायरल हुआ। इसको दूरदर्शन पे भी दिखाया गया। जी। मध्य प्रदेश दूरदर्शन ने मुझे फ़ोन करके कहा कि आपका ये काफ़ी अच्छा लिखा हुआ है, बहुत अच्छे से गाया है, जिसको कि मैंने मुख्य रूप से गाया था। कोरस में मेरी बेटियों ने मेरा साथ दिया था इसमें। तो ये कोरोना पे किया। दूसरा ये कि आपने सवाल पूछा सचिन तेंदुलकर। हाँ जी, मैं सचिन तेंदुलकर का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, और इसलिए नहीं फ़ैन हूँ कि बहुत अच्छा क्रिकेटर है वो, इसलिए भी फ़ैन हूँ। मैं उसको तुम करके ही बोलता हूँ क्योंकि हमारी उसकी उम्र एक ही जैसी। मैं बचपन से उसको अपने दोस्त की तरह ही देखा हूँ। अलग बात है कि अभी तक मुलाकात कभी नहीं हुई है। तो सचिन को जब मैं शुरू से खेलते हुए देखता था तो मुझे ऐसा लगता था कि एक छोटा सा बच्चा जो मेरी उम्र का है, 16-17 साल का, हमारे मोहल्ले का कोई अगर तेज बॉलर आ जाता था या हमसे उम्र में 2-4 साल बड़ा बॉलर बॉलिंग करने आता था तो हम डर जाते थे कि बहुत तेज बॉलिंग करता है। लेकिन वही 16 साढ़े 16 साल का बच्चा पाकिस्तान जैसे देश में जाता है, जो कि बॉलिंग के लिए पूरे विश्व में तब भी विख्यात था, अभी भी विख्यात है कि जितने तेज बॉलर पाकिस्तान से निकल करके आए हैं। उस समय की जो उनकी टीम थी, अगर मैं नाम लूंगा कौन नहीं जानता होगा, वकार यूनुस, अकरम, आकिब जावेद, मुश्ताक अहमद, अब्दुल कादिर, ये सब धुरंधर बॉलर थे अपने अपने फील्ड के, फास्ट बॉलर या फिर स्पिन गुगली बॉलर। उसके बावजूद वो बच्चा जाता है वहाँ पे, उस मैदान पे खेलता है और वहाँ जा कर के मतलब इतना अच्छा प्रदर्शन करता है। मैं एक घटना आपसे शेयर करना चाहूँगा, शायद इसी माध्यम से दर्शकों को भी पता चले कि सचिन वहाँ पे एक मैच खेल रहा था। वो एक्चुअली बारिश की वजह से जो इंटरनेशनल मैच था वो धुल गया, तो एक प्रदर्शनी मैच कर दिया गया कि चलो पानी तो रुक गया तो कुछ ओवर का एक मैच ऐसे ही कर देते हैं। तो 16 साल का बच्चा वहाँ पे मुश्ताक अहमद को खेलने आता है। मुश्ताक अहमद बहुत अच्छा गूगली स्पेशलिस्ट बॉलर था। उसके एक ओवर में सचिन ने 2 छक्के मार दिए, 16 साल के बच्चे ने, ध्यान रखिएगा। और जिसका पहला टूर्नामेंट था, जो पहली बार इंडिया को रिप्रेजेंट करते हुए पाकिस्तान जैसे देश में गया था, जो कि एक हमको वैसे ही डर लगता है पाकिस्तान जाने में, फिर वहां पे जाके इतने धुरंधर बॉलर्स को सामना करना। उसने वहां पे जब मुश्ताक को 2 छक्के मारे एक ओवर में, उससे भी बड़ा स्पिनर था गूगली स्पेशलिस्ट अब्दुल कादिर, जिससे पूरी दुनिया के बैट्समैन खौफ खाते थे। अब्दुल कादिर उसके पास आए, ये मैच मैंने खुद देखा है टीवी पे। अब्दुल कादिर उसके पास आता है और आकर के बोलता है कि तुमने मुश्ताक को तो छक्के मार दिए, मुझे मार के दिखाओ फिर मैं जानूं। ये बात उसने कुछ कही, हम सुन नहीं पाए। ये अगले दिन पेपर में पढ़ा हमने कि अब्दुल कादिर ने क्या बोला था सचिन को। सचिन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि बहुत शांत स्वभाव का, उसने कोई रिएक्शन नहीं दिया। उसने बैट पकड़ा और अब्दुल कादिर के उस ओवर में 4 छक्के और 1 चौका मारा उसने। उसके बाद जब पुरस्कार वितरण हो रहा था तो पाकिस्तान जैसा देश, जो कि क्रिकेट का मैदान जरूर है लेकिन वो कहीं ना कहीं युद्ध का मैदान हो जाता है, अब्दुल कादिर ने सचिन को ऐसे गले से लगाया पुरस्कार वितरण के समय और बोला कि, मीडिया को बोला कि ये बच्चा तो खुदा का फरिश्ता है, आप देखिएगा कि ये अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में क्या क्या नाम करता है क्रिकेट में। और मैंने एक भी बॉल इसको बच्चा समझ के नहीं फेंकी थी, मैंने सारी अपनी बेस्ट बॉल फेंकी थी, उस पे इसने मुझे छक्के मारे हैं। तो ये वो सचिन है जिसको मैंने वहां से देखा और उसको भारत रत्न मिलते हुए देखा। 24 साल के अंतर्राष्ट्रीय कैरियर में जिस क्रिकेटर के ऊपर एक भी ब्लैक स्पॉट नहीं है। बिल्कुल, हम नौकरी करने जाते हैं, हम किसी फील्ड में जाते हैं, हमारे साथ कोई ना कोई घटनाएं जुड़ जाती हैं जिसमें कि हम कहीं ना कहीं ब्लैक लिस्ट में आ जाते हैं। लेकिन 24 साल के कैरियर में एक भी ऐसा केस नहीं है कि कोई सचिन को बोल दे कि सचिन ने ये गलत किया। तो वो उसके साथ साथ एक बहुत अच्छा इंसान, बहुत अच्छा पिता, बहुत अच्छा पुत्र, बहुत अच्छा शिक्षक, बहुत अच्छा क्रिकेटर, सब कुछ था उसके अंदर। तो इसलिए मैं फैन हुआ और ये सचिन चालीसा मैंने इसीलिए लिखी। इसमें भी 40 चौपाइयाँ हैं, 2 दोहे शुरू में और लास्ट में एक दोहा है। ये यूट्यूब पे भी उपलब्ध है, जिसको कि बहुत से लोगों ने देखा है, बहुत वायरल होता है। आगे बढ़ेंगे मनीष जी, तो आपका जो एजुकेशन है वो मैनेजमेंट का है, यानी आपने MBA किया है जी। लेकिन ये कॉम्बिनेशन बड़ा ही रोचक है कि आप MBA करने के बाद या MBA करने के साथ या उसके पहले साहित्य से कैसे जुड़े और क्या घटनाक्रम रहा जिसकी वजह से आप एक साहित्यकार बन गए और जो प्रोफेशन होता है वो पीछे हो गया।
चलिए, शुरू में तो ये बात बताने में मुझे बहुत संकोच लगता था लोगों को, लेकिन मुझे लगता है कि नहीं, मुझे सच बताना चाहिए। एक दो इंटरव्यू में और भी पूछा है लोगों ने, जी। तो मैंने सच बताया वहाँ पे। अमूमन ऐसा देखा जाता है कि एक गज़लकार अगर गज़ल लिख रहा है या कविताएं लिखना शुरू करता है कोई बच्चा, तो कहीं ना कहीं प्यार मोहब्बत की बातें होती हैं कि किसी लड़की ने धोखा दे दिया या किसी लड़की से प्यार हो गया उसके पागलपन में। मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मैं इस तरह से कविता के क्षेत्र में आया कि मैं जब शुरू से पढ़ने पर काफ़ी होशियार था, पढ़ने में बहुत टॉपर ही था हमेशा से, बचपन से लेकर के। मतलब दूसरी पोजीशन भी आ जाए तो तकलीफ होती थी कि ऐसा क्यों हुआ। वो बच्चा जो शुरू से टॉपर था, जब मैं 11वीं में पढ़ा, आज मैं बनारस में बैठ के ये इंटरव्यू कर रहा हूँ। बनारस में आप भी यूपी कॉलेज का नाम जानते होंगे। उदय प्रताप कॉलेज को फर्स्ट ईयर इज रेस्ट ईयर बोलते हैं, अगर आपने सुना होगा तो। क्योंकि वो कॉलेज पढ़ाई के क्षेत्र में इतना अच्छा है कि वो कहते हैं कि जो क्रीम बच्चा होगा वही 11वीं पास करके 12वीं में जाएगा, जो एवरेज या बिलो एवरेज होगा वो 12वीं में नहीं जाएगा, उसको फेल कर देंगे। मेरा रुझान शुरू से कला की तरफ था, साहित्य की तरफ था, तो मैं साइंस से थोड़ा सा डरता था, मैथमेटिक्स से डरता था मैं, वो अभी तक कायम है। मेरे माँ बाप उस समय समझे नहीं, और उस समय इतना स्कोप भी नहीं था। हर माँ बाप चाहते थे कि बच्चा जो है डॉक्टर बने या इंजीनियर बने। मेरे माँ बाप ने भी वही ख्वाब देखा और मुझे उन्होंने यूपी कॉलेज में 11वीं में साइंस में एडमिशन कराया। हम लोग भी उतने समझदार नहीं होते थे, माँ ने जो कह दिया, बाप ने जो कह दिया वही फाइनल है। जब मैंने साइंस में एडमिशन लिया वहाँ पे, तो वो सारे मैथमेटिक्स और फिजिक्स केमिस्ट्री सर के ऊपर से जाते थे। तो जो बच्चा शुरू से टॉपर रहा हो वो मैथ में जाके और साइंस में इतना कमज़ोर हो गया वहाँ पे कि मैं 11वीं में फेल हो गया, 1 नंबर से फेल हुआ। केमिस्ट्री में मुझे 27 नंबर मिले और उसके बाद 5 नंबर ग्रेस मिल के 32 नंबर होते थे, 1 नंबर से फेल हुआ। पापा ने जाके प्रिंसिपल से बात भी की वहाँ पे कि बच्चा बहुत होशियार है लेकिन किसी वजह से फेल हो गया 1 नंबर से। तो प्रिंसिपल ने समझाया कि शायद बच्चे का इंटरेस्ट नहीं हो। मुझसे पूछा उन्होंने, बेटा क्या पढ़ना चाहते हो? तो मैंने कहा मुझे थ्योरी वाले सब्जेक्ट अच्छे लगते हैं, मुझे मैथमेटिक्स फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं अच्छी लगती। तो उन्होंने कहा कि जब बच्चे को इंटरेस्ट नहीं है तो क्यों पढ़ा रहे हैं आप उसको थ्योरी वाले आर्ट्स के सब्जेक्ट दिलवाइए। तो पापा ने फिर कहा कि बेटा तुम कॉमर्स में आ जाओ, केवल एक अकाउंटेंसी होती, बाकी थ्योरी होता है। तो फिर मैं कॉमर्स में आ गया 11वीं में, और 11वीं में जब कॉमर्स लिया तो वापस से मैं वही टॉपर, यूपी कॉलेज का रिकॉर्ड ब्रेक किया, 35 साल का रिकॉर्ड ब्रेक किया, 11th 12th सब टॉप किया, फिर MBA मैंने टॉप किया यूनिवर्सिटी में। तो फिर मैं अपने ट्रैक पे आ गया। जब मैं वो फेल हुआ था 11वीं में तो मन बड़ा दुखी हुआ था। तो पहली कविता मैंने उस समय लिखी थी। तो कोई एक कारण होता है पहली कविता का। मेरा कारण यही था कि मुझे जो है बहुत सदमा लगा था कि मैं शुरू से पढ़ने में इतना अच्छा, मेरे माँ बाप पे क्या बीत रही होगी, बहुत सी बातें दिमाग में आती थी। वो पहली कविता मेरी वहाँ से आई थी। जी। आगे बढ़े अगर, तो आप मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं जी। इसके पीछे का क्या कारण है, कैसे आप इस पे आए, और साहित्य को इससे आप कैसे जोड़ते हैं? देखिए, मोटिवेशनल स्पीकर ऐसे कोई मेरा पैशन नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैंने पास्ट में बहुत सी ऐसी चीज़ें की हैं जो गलत थी और मैंने वो छोड़ा। जी। आप ऐसा सवाल पूछते हैं कि सारे राज खुल जाएंगे आज, मुझे ऐसा लगता है। खैर, अब जबकि मैं सुधर चुका हूँ कुछ जगहों पे, तो मैं बता भी देता हूँ। मैंने पेरेंट्स को भी बताया, अभी कुछ समय पहले ही बताया कि मुझे MBA के दौरान स्मोकिंग की आदत हो गई थी। ऑफिशियल लाइफ में, मैं कॉर्पोरेट लाइफ में था तो ड्रिंक भी होता था। कहीं ना कहीं मुझे लगता था कि मैं गलत कर रहा हूँ। जो काम आप अपने माँ बाप के सामने नहीं कर सकते हैं वो काम गलत है। लेकिन वो संगत, वो माहौल ऐसा था, ऐसा नहीं कि मैं एडिक्ट हो गया था किसी का, लेकिन हाँ होता था वो सब। तो मुझे बहुत दुखी होता था कि ये मैं क्या कर रहा हूँ, मैं माँ बाप से कैसे, कभी सामना होगा तो कैसे सामना करूँगा। तो मैं छोड़ने की इच्छा रखता था, तो मैंने छोड़ा उसको। जी। कारण वही कि हर नकारात्मक चीज के पीछे, मैं सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा, हर नकारात्मक चीज जो आपके जीवन में गुजर रही है उसके पीछे कुछ ना कुछ अच्छा छिपा हुआ है। आप सोचिएगा कभी कि अगर वो गलत नहीं हुआ होता तो ये सही नहीं हुआ होता। मैं 11वीं में अगर साइंस में फेल नहीं हुआ होता तो मेरे माँ बाप मुझे जो है 12th, आपको पता है यूपी बोर्ड में उसमें नकल होता था, शायद मैं नकल मार के पास हो जाता, और मेरे माँ बाप डोनेशन दे करके मुझे महाराष्ट्र या कर्नाटका इंजीनियर बनने के लिए भेज देते। मैं शायद कभी वो 4 साल पास करके नहीं आ पाता। मैं फेल हुआ, इसलिए मैं वापस कॉमर्स में आया, फिर मैंने MBA किया, मैं टॉप करता रहा, फिर अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी में काफ़ी सीनियर पोजीशन पे था, बहुत से अच्छे जगहों पे जॉब किया मैंने। तो फेल होना मेरे लिए वरदान हुआ। वो उसी की तरह मैं सिगरेट पीता था, तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं गलत कर रहा हूँ, छूट नहीं पाती थी। मुझे जॉन्डिस हुआ
मैं 53 दिन इसी घर में बिस्तर पे पड़ा हुआ था। उस 53 दिन मैंने स्मोकिंग नहीं की। मैंने कहा अब अगर छोड़ना चाहते हो तो ठीक होने के बाद जब मैंने वापस ऑफिस ज्वाइन किया तो मैंने कहा अभी समय है कि ये 53 दिन को तुम 530 दिन या फिर उसको जो है तुम 50 साल तक कर सकते हो कंटिन्यू। मैंने अपना विल पावर स्ट्रॉन्ग किया, मैंने स्मोकिंग छोड़ दी। मेरी बेटी को कभी मैंने गोद में लेके प्यार किया। मैं ऑफिस से आया था, कोई हमारी ऑफिशियल पार्टी हुई थी, तो जब उसको मैंने गाल पे उसको एक पप्पी ली तो उसने कहा कि पापा आज कौन सा परफ्यूम लगाए, खुशबू आ रही है। तो मुझे बहुत तकलीफ हुआ कि ये बच्ची जब बड़ी होगी तब तो उसको पता चलेगा ना कि पापा ने परफ्यूम लगाई है, उन्होंने ड्रिंक किया है। तो मैं थोड़ा भावुक आदमी हूँ, मैं कविताएं लिखता हूँ, जो भी कविता लिखते हैं सभी भावुक लोग होते हैं, नज़रिए को किसी भी बात को दूसरे नज़रिए से देखते हैं। तो मैंने उस नज़रिए से देखा कि भविष्य में कैसे मैं इसका सामना करूँगा। तो मुझे लगा कि वो छोड़ देना चाहिए। कुछ ऐसी बात आई तो मैंने स्मोकिंग भी छोड़ दी, मैंने ड्रिंक भी छोड़ दिया। फिर मुझे एक बात और तकलीफ देती थी बहुत शुरू से कि मैं नॉनवेज खाता था। जनरली कायस्तों में ज़्यादा खाते हैं लोग, बहुत खाता था, बहुत अच्छा बनाता भी था, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं तकलीफ होता था जब थोड़ा समझदार हुआ कि मैं गलत करता हूँ, मुझे नहीं खाना चाहिए। फिर मुझे लगा कि प्रयास करके देखते हैं। प्रयास किया तो नहीं हुआ, नहीं छूटता था, कम होता था फिर बढ़ जाता था। कुछ ऐसा सीन हुआ कि मैंने एक बार मेरी बेटी जो कि नॉनवेज खाती थी बहुत शौक से, उसको मैंने एक बार उसे जिद पकड़ लिया नॉनवेज का। मैं उस दिन ऑफिस से देर से आया था, थका था, तो मैंने बहुत इमोशनल सी कहानी बना करके बच्ची को सुना दिया कि बेटा वो जो चिकन होगा ना वो भी किसी का पापा होगा, वो बाहर अपने बच्चों के लिए दाना लेने गया होगा और वो कसाई उसको पकड़ के काट दिया होगा, तो फिर लेके हम आएंगे, फिर हम खा जाएंगे, उसके बच्चे इंतज़ार करेंगे। तो मेरी 7-8 साल की बेटी पे बड़ा मानसिक उस पर असर पड़ा। तो ये बात तो मैंने कहा तो वो घर की रोटी सब्जी खाने को उस रात तैयार हो गई। जी। लेकिन उसके 1 महीने के बाद जब हम होटल में गए और हमने नॉनवेज का ऑर्डर दिया तो बच्ची ने एकदम मना किया कि नहीं डैडी चिकन नहीं। हमने क्यों बेटा? बोली आप ही तो बता रहे थे कि ऐसा ऐसा चिकन नहीं खाएंगे। तो हमने समझाया उसको कि नहीं मैं तो ऐसे ही कह दिया था, लेकिन उसने कहा नहीं ये तो गलत बात है। तो जब छोटी सी 7-8 साल की बच्ची इस बात को समझ के, और उसको चिकन बहुत पसंद था, उसने छोड़ दिया, तो हमने भी डिसाइड किया कि हमको तो हर हफ्ते कहीं ना कहीं पार्टी होती रहती है। फिर घर पे आके मैंने मिसेस से डिस्कस किया, हमने नॉनवेज भी छोड़ दिया। जिसने ज़िंदगी भर नॉनवेज खाया हो उसने जो है 10 साल पहले करीब करीब ने नॉनवेज भी छोड़ दिया। तो जब मैंने ये सब सारी चीज़ें की जो लोग कहते हैं कि असंभव है, बिल्कुल, सिगरेट नहीं छूट सकती, शराब नहीं छूट सकती, नॉनवेज नहीं छूट सकता, पान मसाला गुटखा नहीं छूट सकता, तब मैंने कहा कि जब मैं जो काम कर सकता हूँ कम से कम वो तो मैं लोगों को सिखा सकता हूँ कि ये संभव है। इसी प्रयास में मैंने बहुत से लोगों का पान मसाला गुटखा सिगरेट सब छुड़ाया मैंने। जी। उनको ऐसे ही मोटिवेट करके अपना एग्जाम्पल सामने रख के, बाद में उनके घर से उनके मिसेस का या उनके पेरेंट्स का फोन आता था मुझे धन्यवाद देने के लिए। तो मैं इस तरह से कहीं ना कहीं मोटिवेट करता हूँ कि ये नशा का त्याग करो, बिल्कुल, और अच्छे रास्ते पे, सात्विक रास्ते। मैं नहीं कहता हूँ, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, जो लोग नॉनवेज खाते हैं सबकी अपनी अपनी विचारधारा है। जो बहुत से लोग मेरे घर में भी खाते हैं, मेरे सब अपने लोग हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि नहीं खाना चाहिए। किसी की जान ले करके हमें एक पिंच चुभ जाता है तो हमें कितनी तकलीफ होती है, हम किसी गर्दन काट देते हैं और पका के खा जाते हैं। मुझे लगता है कि हम मनुष्य हैं तो थोड़ा सा आपको इसका ध्यान रखना चाहिए, मानवता की ओर हमें बढ़ना चाहिए। बड़ी मार्मिक और बड़ी मोटिवेट करने वाली बात आपने कही है। इसके साथ हम लोग एक दूसरे अगर सिनेरियो पे बात करें, आज सोशल मीडिया का दौर है और सोशल मीडिया आज इस स्तर पे है कि हर घर में, हर हाथ में, हर दिमाग में है। जी। सोशल मीडिया कहीं ना कहीं अच्छा है और कहीं ज़्यादा वो बुरा भी हो जाता है। साहित्य भी आज सोशल मीडिया पे बिल्कुल फ्लो कर रहा है। साहित्य को आप सोशल मीडिया का जो आधार मिला है, जो सहयोग मिला है, उसको आप कैसे देखते हैं? ये क्या साहित्य के लिए घातक है या ये सहायक है? ये बहुत अच्छा सवाल पूछा है आपने। दरअसल एक दोहा मैंने लिखा था, मैं वो दोहा बताता हूँ कि अतिशयता अच्छी नहीं हो चाहत या रार। जी। अतिशयता अच्छी नहीं हो चाहत या रार, सीमा में रखिए सदा अपने सब व्यवहार। जी। तो अतिशयता जो होती है वो बुरी होती है। तो सोशल मीडिया को अगर हम ये बोलें कि ये बुरी है तो ये भी गलत बात है, अगर हम बोले बहुत अच्छी तो भी गलत बात है। अगर हम उसका प्रयोग एक सीमा में रह के करते हैं तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। अगर वो सीमा हम क्रॉस करते हैं तो वहीं से बुराई शुरू हो जाती है। अब वो सीमा का दायरा, सीमा क्या होता है, दायरा उसका क्या है कि जब हमको ऐसा लगता है कि आज गूगल हमारे सामने है
बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। आज हमारे पास कोई भी जीके का क्वेश्चन ऐसा नहीं कि वो अछूता है। पहले हम भटकते थे, हमको कोई आंसर पता करना हो तो किसी समझदार व्यक्ति से मिलके पूछो या कहीं किताब खोजो, कहीं मिलता था। आज सब कुछ गूगल पे मिलता है, तो बहुत अच्छी चीज है। आज साहित्य के क्षेत्र में अगर हम बात करें तो बहुत से ऐसे रचनाकार हैं, युवा रचनाकार भी हैं, जो कि बहुत अच्छी रचनाएं लिखते थे शुरू से, अभी भी लिख रहे हैं, लेकिन वो कहीं गुमनाम थे, उनको कोई जानता नहीं था। उन्होंने जब सोशल मीडिया आया, व्हाट्सएप आया, फेसबुक आया, उन्होंने अपनी रचनाएं लिख करके जब उस पर पोस्ट करनी शुरू की, तब ये लगा कि यार ये बच्चा कौन है, तो बड़ा यंग सा दिख रहा है, बहुत अच्छा लिख रहा है। तो सोशल मीडिया की वजह से उसको बहुत नाम भी मिला, लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया, बहुत आगे बढ़े लोग। यहाँ तक अच्छी बात है। लेकिन उसी सोशल मीडिया को देखिए, मैं इसके पहले भी एक आध इंटरव्यू में ऐसा बताया हूँ, यही सवाल था। सोशल मीडिया को जब हम मिसयूज करते हैं, क्या होता है कि हमारे फ्रेंड लिस्ट में फेसबुक पे 5000 लोग हैं, तो मैंने कोई रचना लिखी और मैंने उसके ऊपर पोस्ट की, तो उस 5000 में से अगर 100 ने भी कमेंट कर दिया या लाइक कर दिया, तो हमको लगता है अरे वाह, मैं तो बहुत अच्छा रचनाकार हो गया। बस यहीं से गड़बड़ी शुरू होती है। सोशल मीडिया पे कभी मत जाइए, सोशल मीडिया कभी भी मदद नहीं करने वाला है इस मामले में। उसमें आप ये देखिए कि उस 100-200 लाइक कमेंट के बीच में अच्छे साहित्यकार कितने हैं जिन्होंने बोला कि हाँ बहुत अच्छा लिखा आपने। वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, वो भले ही 2 हो। तो आज के युवा ये समझते हैं कि मुझे लाइक कमेंट मिल गया तो ये बड़ा, मैं तो बड़ा नाम हो गया। और जब लोगों के मन में ये भ्रम आ जाता है कि मैं बड़ा नाम हो गया, तो उनके सीखने की क्षमता या सीखने की जो कोशिश होती है वो कम हो जाती है। उनको लगता है कि अब तो मैं जान गया सब कुछ। एक दोहा यहाँ पे मैं आपको और सुनाऊंगा, तारीफों के पुल बंधे। मैंने लिखा युवाओं को समझाते हुए कि तारीफों के पुल बंधे आभासी इस मंच, ये सोशल मीडिया आभासी मंच है। तारीफों के पुल बंधे आभासी इस मंच, 10% सच मानिए, बाकी रहा प्रपंच। वाह क्या बात। बस उतना ही समझिए कि वो उतना ही सही है, बाकी तो सब ऐसे ही है कि आपको ख्वाब दिखाए जा रहे हैं और आप बहुत उड़ रहे हैं कि मैंने बहुत अच्छा किया। उस पे ज्यादा मत जाइए। जब भी लिखिए तो किसी वरिष्ठ को पढ़ाइए, उनसे उनका ओपिनियन जानिए, उसके बाद आप समझिए कि आप कहाँ पर हैं। मनीष जी आगे बढ़े। अगर साहित्य में लेखन का जो कार्य है उसमें आप सिखाते भी हैं लोगों को, तो इसमें जो व्याकरण है, जैसे हिंदी साहित्य में या हिंदी भाषा में व्याकरण की बहुत अहमियत होती है। व्याकरण कितना इम्पोर्टेंट है और क्या साहित्य की टेक्निकलिटीज़ हैं क्या? देखिए, काव्य की बात अगर हम करें, काव्य में व्याकरण होता है, तो मैं 2-3 बातें बताना चाहूँगा। कि पहले तो व्याकरण छंद में होता है जी। छंद एक होता है, जैसे जो भी कविता हम लिख रहे हैं वो कविता या तो छंद युक्त होती है या तो छंद मुक्त होती है, जो कि अतुकांत जैसी होती है, उसमें कोई भी छंद नहीं होता है। छंद मतलब जहां तुक आ जाए, तुकांत पकड़ ले, राइमिंग वर्ड्स जो बोलते हैं। तो या तो छंद युक्त होती है या छंद मुक्त होती है, या फिर तीसरा होता है मुक्त छंद होती है। अच्छा। छंद मुक्त और मुक्त छंद का अंतर ये होता है कि छंद मुक्त जो है वो छंद है ही नहीं उसके अंदर। अतुकांत जैसे जैसे निराला जी ने शुरू किया था, तो उन्होंने स्टार्ट किया कि एक प्रोज जैसा होता है, गद्य जैसा होता है, लेकिन वो कविता होती है, उसके अंदर भाव बहुत अच्छे आते हैं, क्योंकि आप 100% अपना पूरा भाव उसके अंदर उकेर देते हैं। कहीं ना कहीं छंद युक्त में हमको उस मात्रा मीटर का ध्यान रखते हुए कहीं भाव हमारा थोड़ा सा हिलता है, भटकता है, कहीं ना कहीं भाव से हमको कंप्रोमाइज करना पड़ता है। जो मुक्त छंद जो होता है उसके अंदर छंद होता है, तुकांत होता है, लेकिन वो किसी व्याकरण से बंधा हुआ नहीं होता है। कहीं कहीं बीच बीच में तुकांत आता चला जाएगा, उससे रसता बनी रहती है, कविता के अंदर रस बना रहता है, सुनाने में अच्छा लगता है। तो ये 3 तरह की चीजें होती है। तो जो छंद युक्त लिख रहे हैं उसमें व्याकरण बहुत जरूरी है। हम छंद युक्त भी लिख रहे हैं और व्याकरण को हमने फॉलो भी नहीं किया हुआ है, तो वो कहीं ना कहीं से गलत है। लेकिन दूसरी बात जो मैं बताना चाह रहा हूं कि जो मैंने समझा है कि व्याकरण जरूरी है, लेकिन सबसे जरूरी नहीं है। सबसे जरूरी होता है भाव आपका। 75% मैं कहता हूं, ये मेरा अपना विचार है, लोग मुझसे सहमत हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। आपके भाव इंपॉर्टेंट हैं, 25% व्याकरण इंपॉर्टेंट है। जब मैं ऐसा बोलता हूं तो इसका ये मतलब नहीं है कि व्याकरण को तो एकदम किनारे कर दो, 25% ही देखना है, ये नहीं कहना चाह रहा हूं। व्याकरण आपको 100% देखना है, लेकिन अगर कहीं पे ऐसा लगता है कि उस व्याकरण को फॉलो करने के चक्कर में मेरी बात हूबहू नहीं आ रही है, तो थोड़ा सा छूट लेकर के आप व्याकरण को साइड करके अपनी बात को कह दीजिए। ये कहना चाह रहा हूं, ये छूट होनी चाहिए, क्योंकि कथ्य सबसे इंपॉर्टेंट है।
व्याकरण जरूरी है लेकिन सबसे जरूरी नहीं है। मैं जब बहुत छोटा था, मैंने लिखने की शुरुआत ही की थी, मैंने गजलें लिखना शुरू किया पढ़ पढ़ के, तो मुझे भी उसका अरूज नहीं पता था अच्छे से कि उसके अंदर क्या बहर चलती है, कैसे होना चाहिए। लोग तारीफ तो करते थे कि अच्छा लिख रहे हो, अच्छा सुनाते हो, लेकिन बेटा सीख लो। और कहीं ना कहीं मैं बाद में फ्रस्ट्रेट भी होने लगा कि कोई सिखाता नहीं था। मैं 10 दरवाजे गया तो लोगों ने कहा उनके पास जाइए, उनके पास जाइए। तो मैंने एक शेर उस समय ही कहा था, शायद वो अभी भी बहर में नहीं है, जैसा लिखा था वैसे ही सुना देता हूँ कि सुनूं दिमाग की तो फिर मेरा दिल रूठ जाता है। दिमाग मतलब व्याकरण, दिल मतलब भाव, समझिएगा। सुनूं दिमाग की तो फिर मेरा दिल रूठ जाता है, लिखूं जो हूँ बहु एहसास तो मीटर छूट जाता है। तो ये जो कंफ्यूजन था मेरे लाइफ में कि भाव को पकड़ूं कि व्याकरण को पकड़ूं, बड़ा कंफ्यूज हुआ। ये जब मैंने ज़हीर कुरैशी, जो मेरे वास्तव में मेरे गुरु हुए, मुझे बहुत उन्होंने पॉलिश किया गज़ल के क्षेत्र में, उन्होंने मुझे कहा कि बेटा ये तुमने जो लाइन लिखी है, 2 पंक्तियां लिखी है ना, ये पंक्ति गज़ल जब आज से 500-700 साल पहले किसी ने लिखी होगी उसके लिए भी ये शेर लागू होता है। आज से 500 साल 1000 साल बाद भी जब गज़ल लिखेंगे नए लोग तो उनके पे भी ये शेर लागू होता है। तुमने बहुत अच्छी लाइन लिखी है। अच्छा, आपने गज़ल की बात की, गज़ल लिखना क्या आसान है, क्या कठिन है, इस बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालिएगा। देखिए, जब छंद की बात आती है, गज़ल भी एक छंद शास्त्र का ही हिस्सा है, छंद है उसके अंदर भी। तो छंद लिखना बहुत आसान तो नहीं होता, कहीं ना कहीं उसमें कठिनाई होती है, उसमें उसका अपना एक दायरा होता है, उसी दायरे में रह के हमको लिखना होता है। ऐसा नहीं कि हमने दुकान पकड़ा और कुछ भी लिखना शुरू कर दे, चाहे वो गीत की बात करूँ, चाहे मुक्तक की बात करूँ, चाहे गज़ल की बात करूँ, दोहे की बात करूँ। तो गज़ल में थोड़े नियम ज़्यादा होते हैं, और भी ज़्यादा नियम होते हैं, और वो नियम लोगों को पता नहीं होते। तो जब हम अच्छा लिखते हैं और सब अच्छा लिखा, हमने एक नियम भी कम कर दिया तो टोकने वाले उस पर भी आके टोक देते हैं कि भाई इस शेर में आपने इस व्याकरण को जो ध्यान नहीं रखा इसका। तो टोका टाकी बहुत होती है गज़ल में, खास करके टोका टाकी होती है। मैं इस मंच से कहना चाहता हूँ कि टोका टाकी कम होनी चाहिए, सिखाने की प्रवृत्ति ज्यादा होनी चाहिए। अगर उसने गलती किया, टोक दिया आपने, बहुत अच्छी बात है, आप सिखाइए भी तो उसको। फिर एक लड़का कोई या एक लड़की यंग है, वो लिखना चाह रही है गज़ल, आप सिखाते नहीं, आप टोकते ज्यादा है। तो वो टोका टाकी कम होनी चाहिए, तो उसमें कठिनाई है। लेकिन अब मैं जो बात कहने जा रहा हूँ, गज़ल के बहुत से उस्ताद मेरी बात से सहमत नहीं होंगे। गज़ल लिखना उतना कठिन भी नहीं है जितना कि उसका हवा बना के रखा गया है। उसके कुछ 8, 10, 12 पॉइंट्स ऐसे हैं जिसको समझ लिया जाए, जिसके बहर को कुछ समझ लिया जाए। बहरें तो बहुत सी हैं, 100 से ज्यादा बहरों पे लोग लिख रहे हैं। मान्य बहरें जो है 19 बहरें हैं, जिसको कहते हैं, जो गज़ल की जो मान्य बहरें 19 बहरें हैं। मैं कहता हूँ जो 5-7 बहरें, बड़े बड़े शायर ज्यादा से ज्यादा 8-10 बहरों में ही पूरा लिख करके चले गए, उससे ज्यादा नहीं लिखते। बहुत बड़े बड़े शायर का अगर मैं नाम लूं तो आप भी अपने 5 बहर सेट करिए, उन 5 बहरों पर लिखना शुरू कीजिए। आप बाकी के 10-12 जो और नियम हैं उनका ध्यान रखिए, आप कभी भी गलत नहीं करेंगे, आप बहुत अच्छा करेंगे, आप गज़ल अच्छा लिखेंगे। मैंने बहुत से लोगों को गज़ल सिखाई है, मैं ये नहीं कर रहा हूँ मैं उस्ताद हूँ जी। मैं इतना जरूर कहता हूँ कि मैं जितना सिखाऊंगा उसके बाद कभी कोई गज़ल में गलती नहीं करेगा। और अगर कोई दूसरा गज़ल लिखा है, कहीं मैंने अखबार में पढ़ा, न्यूज़ मैगजीन में पढ़ा, अगर उसमें गलती है तो मेरा ध्यान उस पर चला भी जाएगा कि इसने यहाँ पे ये गलती की है। तो गज़ल इतनी कठिन चीज़ नहीं है। कठिन तो हर चीज़ होती है छंद में, लेकिन अगर उसको तरीके से कोई सिखाने वाला मिल जाए तो उतनी कठिन भी नहीं है, उसको सीख के अच्छा लिखा जा सकता है। सर, कुछ गज़ल आपकी है जो आप यहाँ पे सुनाना चाहेंगे? चलिए, आपने गज़ल के लिए बोला तो मैं अपनी एक गज़ल तरन्नुम में, इसका शेर काफ़ी चर्चित हुआ, बहुत पसंद किया लोगों ने, मुझे लगता है वही सुनाना चाहिए आपको। कुछ मैसेज भी जाएगा इनके शेरों के माध्यम से। दरो दीवार चुनने से ही डेरा तो नहीं होता, दरो दीवार चुनने से ही डेरा तो नहीं होता, दरो दीवार चुनने से ही डेरा तो नहीं होता, दरो दीवार चुनने से ही डेरा तो नहीं होता,
जहां दिल से न मिलता दिल बसेरा तो नहीं होता, जहां दिल से न मिलता दिल बसेरा तो नहीं होता। एक बहुत ही सकारात्मक शेर, जिस शेर की मैं बात कर रहा था, बहुत चर्चित हुआ जी। ख्यालों के बदलने से भी होती है नई सुबहें, ख्यालों के बदलने से भी होती है नई सुबहें, ख्यालों के बदलने से भी होती है नई सुबहें। फकत सूरज निकलने से सवेरा तो नहीं होता, फकत सूरज निकलने से सवेरा तो नहीं होता। एक और बहुत ही सुंदर सा सकारात्मक सा शेर है। मैं देखूं ख्वाब रोशन से करूं जब बंद आंखों को, मैं देखूं ख्वाब रोशन से करूं जब बंद आंखों को, मैं देखूं ख्वाब रोशन से करूं जब बंद आंखों को। हमेशा बंद आंखों में अंधेरा तो नहीं होता, हमेशा बंद आंखों में अंधेरा तो नहीं होता। एक और शेर है जो आज के युवाओं को समर्पित करते हुए लिखा था मैंने। जरूरी है रजा उसकी उतरना दिल में उसके है, जरूरी है रजा उसकी उतरना दिल में उसके है, जरूरी है रजा उसकी उतरना दिल में उसके है। मेरे बस चाह लेने से वो मेरा तो नहीं होता, मेरे बस चाह लेने से वो मेरा तो नहीं होता। एक और शेर देखिए कि खता उसकी है बोलो क्या, सजा संगीन देते क्यों, खता उसकी है बोलो क्या, सजा संगीन देते क्यों, खता उसकी है बोलो क्या, सजा संगीन देते क्यों। दिलों को लूटता है जो लुटेरा तो नहीं होता, दिलों को लूटता है जो लुटेरा तो नहीं होता। गजल का मक्ता हाजिर करता हूं, सुनिएगा। कि शब्दों की कलाकारी से भावों को रंगे बादल, के शब्दों की कलाकारी से भावों को रंगे बादल, के शब्दों की कलाकारी से भावों को रंगे बादल। जो कूची से रंगे वो ही चितेरा तो नहीं होता, जो कूची से रंगे वो ही चितेरा तो नहीं होता। फकत सूरज निकलने से सवेरा तो नहीं होता, हमेशा बंद आंखों में अंधेरा तो नहीं होता। क्या बात। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मनीष जी, अगर अब हम बात करें अगर फिल्म इंडस्ट्री की, तो एक दौर ऐसा था जब साहित्यकारों की कलम से जो निकल के आते थे गीत, वो इंडस्ट्री की पहचान होते थे। लेकिन आज एक समय ऐसा आ चुका है जो जिसमें भाषा की मर्यादा ख़त्म हो चुकी है। साहित्यकार कहीं ना कहीं इंडस्ट्री में जो गीत हुआ करते थे वो अब साहित्यकारों की कलम से नहीं आ रहे हैं। इसके पीछे आप कारण क्या मानते हैं और इसका कुप्रभाव क्या रहेगा?
आने वाले समय में भी? ये इसका जवाब मैं क्या दूं, ये सबको दिखाई देता है जी। कि आज के समय में जो भी गाने आते हैं, आप देखिए कि अगर बहुत हिट गाना भी है तो उसकी लाइफ महीने 2 महीने ही होती है केवल। उसके बाद वो कहाँ गायब हो जाता है पता ही नहीं चलता है। फिर कभी लगता है, कभी कहीं सुनो तो लगता है हाँ ये गाना सुना था मैंने। जी। वहीं आप दूसरी तरफ देखिए, जो पहले के गाने होते थे 60 और 70 और 80 जी। के दशक के जो गाने थे, या उसके भी पहले के गाने, वो गाने हमें आज तक याद है। ये भी याद है कि किस पिक्चर का लिखा है, किसने म्यूजिक दिया, इसका गीतकार कौन था, इसको गाया किसने, सब हमको याद है। तो वो डिफरेंस तो आज सबको दिखाई दे रहा है। तो वो असल में गीत होता था जो कि पूरे छंद के साथ में, मैं आपको बताऊं जैसे गजल के इसी मंच के माध्यम से बताऊं, बहुत से ऐसे गाने हैं जो कि गजल के पैमाने पे लिखे गए हैं। जैसे कि मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, ये गाना किसको नहीं याद है कि देवानंद साहब ने गाया है सिगरेट के छल्ले उड़ाते हुए। वो गाना ऐसे नहीं लिखा गया, उसके पीछे का इतिहास ये है कि वो गाना एक गजल की बहर है, उस बहर पे लिखा गया। बहर क्या है कि मफऊल फाइलात मफाइल फाइलुन, ये अरबिक बहरें होती है जिसके बेस पे हम गजल लिखते हैं। तो मफूल फाइलात मफाइल फाइलुन पे मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया। अब आपको मैं सुनाता हूँ, देखिए कैसे उस पे दोनों फिट बैठते हैं। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, ये है। कहां से लिया गया, बहर क्या थी, मफऊल फाइलात मफाइल फाइलुन। ये काफी डिटेल की बात है, ये मैं बताऊंगा तो शायद दर्शक भी कंफ्यूज हो जाएंगे। तो कहने का मतलब ये कि हम पहले बहरों को या छंद को पूरा ध्यान रखते हुए लिखते थे। आज तो कुछ भी लिख रहे हैं, न छंद का पता है, न किसी चीज का पता है, पैमाना नहीं। जो म्यूजिक डायरेक्टर होता है या जो पिक्चर का डायरेक्टर होता है, वो क्या करता है कि एक ला करके म्यूजिक का एक ट्रैक दे देगा, बोलेगा इसी ट्रैक पे आप लिखिए। ये कहीं ना कहीं संगीतकार जो होते हैं या फिर जो गीतकार होते हैं, बेसिकली उनके साथ जो है बड़ा ही सौतेला व्यवहार हो रहा है। उनकी कलम को जैसे एक तरह से बंद कर दिया गया है, कहा गया कि जो हम बोलेंगे वही आपको लिखना है। और अश्लीलता की जहां तक बात आपने की है, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एक दूसरे को सभी लोग ब्लेम करते हैं। वो बोलता है कि नहीं वो दर्शक वही पसंद करते हैं इसलिए हम ऐसा लिखते हैं, दर्शक कहता है कि वो ऐसा ही लिखते हैं तो हमको सुनना पड़ता है। फैक्ट ये है कि दर्शक को ब्लेम देना गलत बात है। कोई भी दर्शक होगा आज भी अच्छे गाने सुनना चाहता है, अच्छे गीत सुनना चाहता है। आप कोई अच्छा कार्यक्रम करिए, देखिए उसमें भीड़ लगी होती है, लोग आके सुनते हैं। तो ये जो भी ऐसा करते हैं, अश्लीलता लिख रहे हैं या परोस रहे हैं, वो कहीं ना कहीं जिम्मेदार है इसके लिए पूरी तरह से। और दर्शक चूंकि उनके पास ऑप्शन नहीं मिलता, अभी भी आप देखिए पुराने गाने इसलिए सुनते हैं लोग, तो वो छोड़ के पुराने गाने सुनना शुरू कर देते हैं। मैं आपसे कहता हूं, जो लोग भी अश्लील गाने अगर लिखते हैं तो मैं उनसे कहता हूं कि आप जरा सा अच्छे गाने लिख के दिखाइए। आज भी बीच बीच में अच्छे गाने आते हैं, ऐसा नहीं कि आज एकदम जीरो है। आज भी 1-2%, 100 में 1-2 गाने अच्छे गाने आते हैं। वो गाने आप देखिए हमेशा के लिए हिट रहते हैं वो। तो कहीं ना कहीं दर्शक जिम्मेदार नहीं है, लिखने वाला जिम्मेदार है। आप अच्छा लिखिएगा, हम अच्छा सुनेंगे। जी बिल्कुल। चलते चलते सर आपसे एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा। हम लोग की बातचीत हो रही थी कि आपने पाकिस्तान को लेके एक कुछ लाइनें लिखी थी। जब हमारे भारत पे पाकिस्तान के कुछ आतंकवादियों ने हमला किया था, हमारे कुछ जवान शहीद हुए थे, वो क्या था और उसका थोड़ा सा हमें डिटेल बताइएगा और वो पंक्तियाँ हमें सुनाइएगा ज़रूर। जी, आपने देखा होगा कि कुछ 3-4 साल पहले पुलवामा पे अटैक हुआ था। जी। उसमें हमारे 40 जवान शहीद हो गए थे। जी। उसके बाद हमने भी उनके बालाकोट में जा करके हमने एयर स्ट्राइक की और उनके कुछ 250-300 आतंकवादियों को मारा। बहुत अच्छा किया हमने। लेकिन उस घटना से मैं इतना दुखी हुआ कि जिसके भी माँ बाप होंगे, वो जो हमारे आर्मी के हमारे भाई थे, वो 40 जवान शहीद हुए थे। उसमें भी देश में पॉलिटिक्स हो रहा था। पाकिस्तान जो है शुरू से ऐसी हरकतें कर, उसके पहले उरी में किया था उसने, और कहाँ करता रहा है। तो मैं बड़ा उससे खिन्न था। और चूंकि एक कवि के रूप में जाना जाता हूं, तो मैंने कुछ रचनाएं, कुछ पंक्तियां लिखी जो एक कह सकते हैं कि पाकिस्तान का मैंने नया राष्ट्रीय गीत लिखा। उसका अच्छे से चरित्र चित्रण किया मैंने। उस पर भी हालांकि बहुत कंट्रोवर्सी हुई, बहुत से लोगों ने बोला कि ऐसा क्यों। हमने कहा भाई मैं अपने देश के लिए अगर ये कर सकता हूं तो मैं पाकिस्तान को पूरे दुनिया में इस बात के लिए, आतंकवादी गतिविधियों के लिए खास करके, और ये पूरी दुनिया जानती है कि वो पूरी तरह से संलिप्त है उस एक्टिविटीज के अंदर में, और खुद भी त्रस्त है उससे। ऐसा नहीं कि सिर्फ पूरे विश्व को परेशान कर रहा है, वो खुद भी उससे त्रस्त है। तब मैंने ये कुछ पंक्तियां लिखी थी जिसको कि आप पाकिस्तान का नया राष्ट्रीय गीत कह सकते हैं, जो भारत में लिखा गया है। मैं वो सुना देता हूं आपको।
खुशियों के सारे सरगम में तू एक बुरा सा गान है। खुशियों के सारे सरगम में तू एक बुरा सा गान है। भाईचारे के बीच छुपा दहशत गर्दी का खान है। अमन चैन पर घात लगाता, अमन चैन पर घात लगाता तू आतंकी शैतान है। हाँ तू ही पाकिस्तान है, हाँ तू ही पाकिस्तान है। बंद देखिए, इस विश्व धरोहर में सबका अपना अपना योगदान है। इस विश्व धरोहर में सबका अपना अपना योगदान है। सब बीज सृजन के बोते हैं, वहां बारूदी सामान है। धरती की इस प्यारी धुन में, धरती की इस प्यारी धुन में तू बेसुरा एक तान है। हाँ तू ही पाकिस्तान है, हाँ तू ही पाकिस्तान है। सारे मुल्कों ने लाभ दिए, तू एक बड़ा नुकसान है। विश्व के सारे देश कुछ न कुछ समाज के लिए कर रहे हैं, पाकिस्तान से क्या मिल रहा है सोचिएगा। सारे मुल्कों ने लाभ दिए, तू एक बड़ा नुकसान है। सब प्रेम ही बांटा करते हैं, तू नफरत की दुकान है। मीठी मीठी सी बोली में, मीठी मीठी सी बोली में तू तीखी सी जुबान है। हाँ तू ही पाकिस्तान है, हाँ तू ही पाकिस्तान है। हम सब कुछ अच्छा कर रहे हैं, हमारी कोशिश है कि विश्व को हम कुछ अच्छा दे करके जाएं, सारे देश। सब विश्व गुरु का स्वप्न बुने, पर तेरी इच्छा और है। सब विश्व गुरु का स्वप्न बुने, पर तेरी इच्छा और है। सब हैं तरक्की ताकते, वहां बर्बादी का दौर है। गुलशन सारे हैं उजड़ रहे, गुलशन सारे हैं उजड़ रहे, तू होता अब वीरान है। हाँ तू ही पाकिस्तान है, हाँ तू ही पाकिस्तान है। आप देखिए सब खत्म होता जा रहा पाकिस्तान धीरे धीरे। बहुत ज्यादा वहां पे जो है आर्थिक परेशानी, कई तरह की परेशानियों से जूझ रहा है। देखिएगा भारत और पाकिस्तान के बीच में अभी आजादी के बाद से 4 युद्ध हुए हैं। चारों युद्ध में उसने मुंह की खाई है, बिल्कुल। जबकि हम ही से टूट के वो हमसे अलग होके गया वहां पर, उसके बाद भी हमसे युद्ध करता है। तो एक बंद वहां से लिया, तू अपने अब्बा भारत से चारों युद्धों में हारा है। एक और बात बताना चाहूंगा, पाकिस्तान 2 चीज के लिए पूरे विश्व में नंबर 1 पे है। एक आतंकवादी गतिविधियां, दूसरे गधे पालने में। विश्व के सबसे ज्यादा गधे पाकिस्तान में पाए जाते हैं। तब ये बंद लिखा था, सुनिएगा। तू अपने अब्बा भारत से चारों युद्धों में हारा है। तू अपने अब्बा भारत से चारों युद्धों में हारा है। बस गधे पालने में अव्वल तू मति का तभी तो मारा है। धोखेबाजी पुश्तैनी है, धोखेबाजी पुश्तैनी है, झूठा तू बेईमान है। हाँ तू ही पाकिस्तान है, हाँ तू ही पाकिस्तान है। आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो गई है कि पूरे विश्व में कटोरा लेके घूम रहा है कि हमको आर्थिक मदद दे दो। लोग वो भी अब देना बंद कर दिए हैं। तब लिखा था कि तू हाथ कटोरा ले लेकर बस भीख मांगता फिर रहा। तू हाथ कटोरा ले लेकर बस भीख मांगता फिर रहा। आतंकिस्तानी कहलाता हर देश में जाकर घिर रहा। सब थू थू करते हैं तुझ पर, सब थू थू करते हैं तुझ पर, तू बेचाया सम्मान है। हाँ तू ही पाकिस्तान है, हाँ तू ही पाकिस्तान है।
अब गागर, अब परिदृश्य बदला है भारत का पिछले 7-8 सालों में। देखिएगा कि अब गागर तेरे पापों का बस फूटने ही वाला है। शुरू हो चुका ये काम। अब गागर तेरे पापों का बस फूटने ही वाला है। पूनम की रातें काली हैं और होता गुम उजाला है। अब ख्वाब तुझे यूं आते हैं, अब ख्वाब तुझे यूं आते हैं, तू खुद का कब्रिस्तान है। हाँ तू ही पाकिस्तान है, हाँ तू ही पाकिस्तान है। अंतिम बंद सुनिएगा क्या कहना चाहता हूं। एक पूरे विश्व में अगर उसका साथ कोई खड़ा है तो आप सब जानते हैं कौन खड़ा है। चाइना खड़ा उसके साथ। केवल चाइना खड़ा क्या, अभी आपने श्रीलंका की हालत क्या कर दी चाइना ने। अभी आप देखिएगा पाकिस्तान की भी वही हालत होने वाली है। जो भी चाइना पे ट्रस्ट करेगा, और हो रही है, हो नहीं रही, बहुत ज्यादा हो चुकी है। सुनिएगा ये बंद कि हर एक शैतानी को तेरे वो कूटनीति से मारता। हमने कभी पाकिस्तान में जाके अटैक नहीं किया, उसने किया तो हमने बदले में किया। हम कभी उसके अंदर जाके अस्थिरता फैलाने की कोशिश नहीं करते फिजिकली, लेकिन हमारी कूटनीति विश्व परिदृश्य में ऐसी है कि उसके वजह से ही वो जो है बर्बाद होता जा रहा है। बिना छुए हम उसको मारते जा रहे हैं। कैसे, वो सुनिएगा कि हर एक शैतानी को तेरे वो कूटनीति से मारता। हर एक शैतानी को तेरे वो कूटनीति से मारता। रातों की नींदें छीन लिया, ख्वाबों में आ पुकारता। तू मदद मांगता चीन से, तू मदद मांगता चीन से, तू मोदी से परेशान है। हाँ तू ही पाकिस्तान है, हाँ तू ही पाकिस्तान है, हाँ तू ही पाकिस्तान है, हाँ तू ही पाकिस्तान है। बहुत बढ़िया, बहुत शुक्रिया। बहुत बढ़िया आपने कुछ पंक्तियां हमें सुनाई हैं और पाकिस्तान की अच्छे से रेड़ पीट दी है आपने। जो आतंकवादी घुसपैठ भारत पे हो रही है, भारतीय सेना उसका मुंहतोड़ जवाब लगातार दे रही है। तो मनीष जी अब आगे बढ़ें और चलते चलते जो नए युवा लेखक हैं, जो नए युवा कवि हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे, वो अपनी लेखनी से किस तरीके से आगे बढ़ें? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। युवाओं को, मैं भी कभी नया था लिखने में, तो मेरे जो चैलेंजेस आए थे, मैंने वहाँ से ये सीखा कि पहले तो परेशान मत होइए, सिखाने वाले बहुत कम हैं। लोगों को आता है तो भी नहीं सिखाते हैं, या नहीं आता है, नाम जरूर उनका जो बहुत बड़ा हो गया, लेकिन कई बार वो छंद में पीछे होते हैं। मैंने खुद देखा है कि बहुत से बड़े बड़े लोग गजलकार हैं, कभी कभी उनके में गलतियां निकल के आती है। छंद लिखते हैं, गीत लिखते हैं, तो उसमें गलतियां होती हैं। तो चाहे इस वजह से नहीं सिखाते होंगे कि कहीं मेरी कमी ना पकड़ में आ जाए, या फिर वो सिखाना नहीं चाहते होंगे कि यार उस फला जो नौजवान लड़का है उसके भाव तो बड़े अच्छे आते हैं, अगर मैंने उसको सारा ज्ञान दे भी दिया तो ऐसा ना हो कल को ये मेरे से भी आगे निकल जाए। ये ऐसा होता है बिल्कुल। ये ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं कह रहा हूँ, मेरे अनुभव ऐसे कह रहे हैं। तो कभी भी युवा परेशान न हो, सीखने की कोशिश करिए। अच्छी किताबें मिल रही है मार्केट में, आपको गूगल पे बहुत सी सहायता मिल जाएगी। मैं नहीं कहता हूँ सारा 100% सही होगा, लेकिन बहुत सी अच्छी चीज मिल जाती है सीखने के लिए। तो सीखिए। पहली चीज तो जैसा मैंने पहले बताया कि छंद 3 तरह का होता है। छंद में ज्यादा सीखने की जरूरत है। एक होता है जो छंद युक्त होता है। छंद युक्त अगर आप लिख रहे हैं तो पूरा सीखने की जरूरत है कि उसके मात्रा मीटर कैसे होते हैं, कैसे डिसाइड करते हैं उसको, तो वो आप सीखिए। दूसरा होता है छंद युक्त, छंद मुक्त। छंद मुक्त में आपको सिर्फ अपने भाव को एक सिस्टमेटिक तरीके से लिखना होता है कि एक फ्लो बना रहा है, उसके अंदर भी एक कविता का फ्लो होता है, उस फ्लो का ध्यान रखना है, उसके हिसाब से लिखना है। और अगर आप मुक्त छंद लिखते हैं तो उस मुक्त छंद में आपको जो है कहीं कहीं तुकांत शब्द आते रहते हैं बीच में, लेकिन उसमें छंद का कोई व्याकरण नहीं होता है। तो ये 3, अगर खास करके आप छंद युक्त लिख रहे हैं तो उसको सीखिए। आप सीखने के लिए मैं लोगों को बहुत बार बोलता हूं कि आप गूगल या किताबें पढ़िए। मैं बहुत से लोगों को सिखाता हूँ, बहुत से सिखाया लोगों को। कम से कम 30-35 लोग ऐसे हैं जो मुझसे गजल और दोहा सीखे हैं। आज बहुत अच्छा लिख रहे हैं। किताब छपने की बात हो रही है, किताब छपवा रहे हैं, और मैं किताब छपवाने बहुत पीछे। मेरी किताब अभी तक साझा संकलन 7-8 है मेरी, लेकिन मेरी एकल पुस्तक अभी तक नहीं आई है। लेकिन वही लोग, जो लोगों ने मेरे दोहा सीखा है, आज वो किताब छपवाने की बात कर, मुझे खुशी होती है कि चलो मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं थोड़ा सा ढीला हूँ इस मामले में, दूसरे लोग किताब छपवाएंगे अपनी, तो मुझे अच्छा लगेगा कि मेरे से सीखा है उन्होंने। मुझसे अगर कोई संपर्क करना चाहे
मैं बहुत खुला हूँ। आप मुझे कभी भी, मेरा नंबर अगर आप कहें तो मैं नंबर बोल दूं। मेरा मोबाइल नंबर है 8823809990, 8823809990। कभी भी आपको ऐसा लगता है कि कहीं पे आप अटक रहे हैं या आपको सीखना है क्षण, आप मुझे फोन करिएगा। मैं व्यस्त रहूंगा तो मैं बाद का समय दे दूंगा आपको, या उस समय ही बता सकता हूँ। मैं सिखाता हूँ। मुझे लगता है कि जो चीज मेरे साथ हुई है, मैं भटका हूँ सीखने के लिए, आज का युवा ना भटके। वैसे भी आज बहुत सी सामग्री उपलब्ध है सीखने के लिए, तो आप प्रयास कीजिए, सीख करके लिखिए। सोशल मीडिया पे कभी भी मत उड़िए कि सोशल मीडिया पे मेरे को तो 200-300 कमेंट आते हैं, कभी मत जाइए। वो बहुत ही बकवास चीज है। वो वहां तक अच्छा है कि आप अच्छा लिखने लगेंगे तो आपको रिकॉग्निशन जरूर मिलेगा उससे, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए पहले सीखना जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद मनीष बादल जी, और आपने अपना समय दिया इसके लिए। हम आपके लिए आशा करेंगे कि आप इसी तरह अपनी लेखनी से पूरे देश में, पूरी दुनिया में छाए रहें। जी बहुत धन्यवाद। और फिर आपसे मुलाकात करने का जब भी मौका मिलेगा हम आपसे बिल्कुल बात करेंगे। तो हमने बात की मनीष बादल जी से। साहित्यकार जो होता है वो अपनी लेखनी के माध्यम से समाज को कुछ ना कुछ देता ही रहता है, और वो लगातार देता है। हमने बात की मनीष बादल जी से, जिन्होंने साहित्य जगत के ऊपर अपने पूरे विचार रखे। उन्होंने कैसे अपनी यात्रा शुरू की, आज वो कहाँ पे हैं, नए युवाओं को वो क्या कहना चाहते हैं, किस तरीके से लोग लिखें, किस तरीके से अच्छा साहित्य हमारे सामने आए। तो अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे एक नई हस्ती के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।